दोस्तों ये बात है 22 मार्च सन 2024 यानी कि जुमे की शाम की कि जब रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल के अंदर बड़ा फंक्शन चल रहा था। सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर तभी अचानक से उस बड़े फंक्शन में 4 लोग एंटर हुए और उन्होंने देखते ही देखते अंधाधुंध उन आम निहत्थे और बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर क्या था, अगले कुछ लम्हों के अंदर ही ये पूरा माहौल मातम में बदल गया और हर तरफ से सिर्फ चीख पुकार और तड़पने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये दरअसल वही आतंकवादी हमला था कि जो अभी 2-3 दिन पहले ही रशिया की राजधानी मॉस्को में हुआ है, जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को परेशान तो किया ही बल्कि काफी शौक भी किया। और हैरान कर देने के पीछे मेन वजह यही थी क्योंकि इस तरह का ये बड़ा आतंकवादी हमला किसी भी कमजोर, आम या फिर अनस्टेबल देश में नहीं हुआ है, बल्कि उस रशिया में हुआ है कि जो अपने आप में ही एक सुपर पावर माना जाता है। फिलहाल दोस्तों, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक इस बड़े हमले की वजह से ऑलरेडी 137 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ये नंबर आगे भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के मुताबिक वो 4 लोग के जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था, उनको बारी बारी यानी एक एक करके अलग अलग जगहों से अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनके जरिए से आगे की छानबीन की जा रही है। हमले के फौरन बाद ही इस हमले की जिम्मेदारी टेलीग्राम के जरिए से उस आतंकवादी संगठन ने ली कि जिसको आजकल IS यानी कि इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। मगर यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि खुद ही IS की तरफ से जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी रशिया की तरफ से न तो पुतिन के शुरुआती बयानों में IS वगैरह का जिक्र किया जा रहा था और न ही उन रिपोर्ट्स में IS का नाम दिखाई दे रहा था जो मीडिया में रशिया की इंटेलिजेंस की तरफ से आ रही थी, बल्कि वो लोग तो बातों बातों में अपनी शक की सुइयां किधरी और ही घुमा रहे थे। इतना ही नहीं, काफी बाद में उन्होंने IS वगैरह का नाम लेना शुरू किया भी, तब भी उन्होंने मैसेज यही देने की कोशिश की कि IS तो सिर्फ बहाना है, वरना इसके पीछे कोई और है और हम उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से इस हमले के बाद अपने देश की पब्लिक को जो मुखातब किया गया है, उसमें से ही एक बयान में पुतिन ने अपने इस हमले की नाजीज से तुलना कर डाली। यानी उन्होंने इसको एक आतंकवादी हमला तो बताया ही, अपने उन सारे लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की जो उस वक्त उस कॉन्सर्ट हॉल में मौजूद थे। साथ ही डॉक्टर्स की तारीफ की, अपनी खुफिया एजेंसी की तारीफ की जिन्होंने बहुत कम वक्त में ही हर चीज को हैंडल किया। मगर साथ ही साथ इस आतंकवादी हमले की तुलना उन्होंने नाजीज से कर डाली। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप लोग नजर दौड़ाएंगे तो पिछले कई महीनों से लगातार, या ये कह सकता हूँ कि पिछले 1-2 साल से लगातार राष्ट्रपति पुतिन नाजीज से तुलना सिर्फ और सिर्फ एक ही देश की आर्मी की यानी कि एक ही ताकत की करते आए हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि वही पड़ोसी देश यूक्रेन है कि जिससे एक लंबे वक्त से रशिया जंग कर रहा है। यही वजह है कि रशिया पर होने वाला ये बड़ा आतंकवादी हमला अब अपने आप में ही एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और डिबेटेबल इशू बन चुका है। मतलब ये किसने किया, क्यों किया, इसको लेकर लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं और अलग अलग तरह की थ्योरीज पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप लोग नजर दौड़ाएंगे तो जितने भी अलग अलग तरह के जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो आम लोग भी हैं, उनकी तरफ से कई अलग अलग थ्योरीज पेश की जा रही हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने 3 सबसे मशहूर थ्योरीज को प्रेजेंट कर देता हूँ। पहली थ्योरीज पेश करने वाले लोगों का यही मानना है कि मुमकिन है ये हमला IS ने ही किया हो, क्योंकि जाहिर है IS की भी रशिया से पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि IS के जो किसी दौर में सीरिया और इराक वगैरह के इलाके में काफी ताकतवर हो गया था, उसको पूरी तरीके से कमजोर कर देने या फिर ठंडे बस्ते में डाल देने वाली ताकत का नाम रशिया ही था। रशिया ने ये काम सीरिया के बशर अल असद और ईरान के साथ मिलकर किया था। वैसे दोस्तों, ये IS या फिर जिसको ISIS या फिर बाकी दूसरे लोकल बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, ये भी बड़ा ही अजीबो गरीब आतंकवादी संगठन है। इसका नाम तो है ही इस्लामिक स्टेट, साथ ही दावा भी है कि भाई पूरी मुस्लिम दुनिया में हमें मुस्लिम खिलाफत कायम करना है। मगर इस खिलाफत के ख्वाब के लिए न जाने क्यों इस आतंकवादी संगठन के हमेशा हमले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम देशों पर ही होते हैं या फिर उन देशों पर होते हैं कि जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मुस्लिम देशों को ही सपोर्ट कर रहे होते
होते हैं। मिडिल ईस्ट पर ही नजर डाल ली जाए तो पिछले 10-15 साल के इतिहास में इस आतंकवादी संगठन ने मिडिल ईस्ट के लगभग हर मुस्लिम देश को टारगेट किया, उसको निशाना बनाया, उसको नुकसान पहुंचाया, उसके लोगों का खून बहाया। मगर इसे इत्तेफाक कहिए या जो कहिए, इजराइल नाम की वो ताकत कभी भी इसकी टारगेट लिस्ट में नहीं आई कि जो पूरे ही मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की कॉमन दुश्मन मानी जाती है। ज्यादा दूर न जाकर सिर्फ पिछले कुछ महीनों का ही रिकॉर्ड देखें, यानी जब से इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है तब से आईएस ने लगातार एक के बाद एक कई हमले किए। इसने टर्की में हमला किया, ईरान में हमला किया, पाकिस्तान में हमला किया, अफगानिस्तान में हमला किया और अब रशिया में भी हमला कर डाला। यही वजह है कि जैसे ही रशिया पर यह हमला हुआ तो बहुत सारे लोगों की तरफ से और स्पेशली जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज वगैरह भी पोस्ट की जाने लगी। लोग ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स के फोटोज या पोस्ट शेयर करने लगे कि जिसमें वो लोग इजराइल और आईएसआईएस का कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और तो और बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि आखिर रशिया पर उस वक्त ही ये हमला क्यों हुआ जब वो न सिर्फ लगातार फिलिस्तीन बल्कि उस हमास ग्रुप तक को सपोर्ट कर रहा था और अपने यहाँ पर उसके लीडर्स को बुला रहा था कि जिस हमास ग्रुप को इजराइल, अमेरिका या उसके सारे दोस्त देश आतंकवादी मानते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक लिखने लगे कि देखो रशिया के ऊपर उस वक्त हमला हुआ कि जब उसने कुछ घंटों पहले ही अमेरिका की तरफ से लाए हुए उस रेजोल्यूशन को वीटो किया कि जो वो इजराइल के सपोर्ट में लेकर आया था। फिलहाल दोस्तों अभी तक तो ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ही हैं, इनको सच्चा या फिर झूठा आसानी के साथ करार नहीं दिया जा सकता है। फिलहाल अब अगर हम चलें इस हमले से जुड़ी हुई दूसरी थ्योरी की तरफ तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी दावे कर रहे हैं कि मुमकिन है कि इस हमले के पीछे खुद पुतिन का हाथ हो, ताकि वो सबसे पहले तो इस हमले का पूरा जिम्मेदार और पूरा गुनहगार यूक्रेन को बनाएं और फिर उसके ऊपर बड़ा हमला करने के लिए अपनी पब्लिक का सपोर्ट हासिल करें। क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस खतरनाक और दर्दनाक हमले के बाद रशियन पब्लिक का ओपिनियन पूरी तरीके से बदल चुका है। जो कुछ लोग यूक्रेन के खिलाफ जंग को लेकर नेगेटिव व्यूज रखते थे या फिर न्यूट्रल भी थे, अब जाहिर है वो पूरी तरीके से वॉर के फेवर में आ चुके हैं। मगर फिर भी दोस्तों पर्सनली मेरा यही मानना है कि व्लादिमीर पुतिन जैसा एक सीनियर, ताकतवर और समझदार लीडर इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है। बात करें अब आखिरी और तीसरी थ्योरी के बारे में तो वो वही है कि जिसकी तरफ खुद रशिया लगातार इशारा करता रहा है, यानी कि इस हमले में उसके सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन का इन्वॉल्व होना या फिर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका का भी इन्वॉल्व होना। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी दलील दी जा रही है वो यही है कि रशियन इंटेलिजेंस ने खुद दावा किया है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनमें से कुछ लोग ऑलरेडी यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा तो वो ऑलरेडी रास्ता कवर कर चुके थे और वो बहुत जल्द ही यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में थे। इसके अलावा खुद पुतिन अपनी जबान से इस हमले की तुलना नाजीज से कर चुके हैं और वो लगातार पिछले कई महीनों से नाजीज वर्ड यूक्रेन के ही लिए इस्तेमाल करते आ रहे थे। ये बात तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल आखिर में मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग खुद कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय देते हुए ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिर इस पूरे हमले की क्या सच्चाई है, आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमला किसी ने भी किया हो लेकिन आखिर में नुकसान इंसानियत का हुआ, आखिर में जान तो बेकसूर निहत्ते बेगुनाह लोगों की ही गई है।